हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब इससे पहले कि हम क्लास 6th जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें, पहले थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं उन चीज़ों का जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें इस चैप्टर में पड़ेगी। तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर में देखा, हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है वो सेंटर पे है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और उसका चक्कर लगा रहे हैं। हमारी जो अर्थ है वो भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और इस चीज़ को कहते हैं सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करना या फिर सूरज के चारों तरफ रेवोल्यूशन करना। और हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी जगह पे भी लगातार बहुत तेज़ी से घूम रही है। इसे कहते हैं अर्थ का रोटेशन करना या अर्थ का रोटेट करना। अब हमारी अर्थ क्योंकि एक स्फीयर है, गोल है, तो जब हमारी अर्थ पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारी अर्थ का सिर्फ वो हिस्सा जिसमें सूरज की रोशनी पड़ती है उस हिस्से में दिन होता है और जिस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है उस हिस्से में रात होती है। अब क्योंकि हमारी अर्थ लगातार गोल गोल घूमती रहती है अपनी एक्सिस में, तो इस वजह से जहाँ दिन हो रहा होता है थोड़े टाइम के बाद वहाँ रात हो जाती है और जहाँ रात हो रही होती है थोड़े टाइम के बाद वहाँ दिन हो जाता है। और ये जो पीरियड होता है हमारी अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने का, एक पूरा गोल घूमने का, इस पूरे टाइम में लगते हैं 24 घंटे। अब अगर रेवोल्यूशन की बात करी जाए, ये तो बात थी रोटेशन की, अगर रेवोल्यूशन की बात करी जाए तो हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में करीब करीब 365 डेज़ लेती है और इस टाइम को हम लोग एक साल कहते हैं। तो ये तो थी कुछ खास चीज़ें। तो अब शुरू करते हैं क्लास 6th जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर। अब सबसे पहला टॉपिक आता है ग्लोब। तो अवर अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। हमारी जो अर्थ है वो एक स्फीयर है, लेकिन वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। जो हमारी अर्थ है, ये स्फीयर है, ये पोल्स से जो सबसे टॉप और सबसे बॉटम के जो पॉइंट्स हैं, जो सबसे ऊपर और नीचे, वहाँ से थोड़ा सा फ्लैट है, थोड़ा सा दबी हुई है, और जो बीच वाला एरिया है वहाँ से थोड़ा सा निकली हुई है। फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। बल्ज का मतलब होता है थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलना, तो हमारी अर्थ बीच से थोड़ा सा ज़्यादा बाहर की तरफ निकली है, तो ये एक ओवल शेप बनाती है, पोल्स से थोड़ा सा फ्लैट और फिर बल्ज इन द मिडल। दिस शेप इज कॉल्ड स्फेयरॉइड और जियोइड। स्फेयर जो ये है, स्फेयर से बना है ये वर्ड स्फेयरॉइड, कि ये स्फेयरॉइड है, और इसके अलावा इस शेप को कहते हैं जियोइड। जियो यानी कि अर्थ एंड जियोइड यानी कि अर्थ के जैसे शेप वाला, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जियोइड या स्फेयरॉइड। अब ग्लोब क्या चीज़ होती है? ग्लोब इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। जो हमारी इतनी बड़ी अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं, बहुत बड़ी अर्थ है हमारे कंपैरिजन में, तो अब हमें हमारी अर्थ को अगर स्टडी करना है कि हमारी अर्थ में कहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं, तो उसके लिए हमें अर्थ को एक छोटे स्केल में लाना पड़ेगा, एक छोटे स्केल में बनाना पड़ेगा, जिससे हम देख सकें, हम जिस अर्थ में रह रहे हैं उसी अर्थ को हम देख सकें, वहाँ स्टडी कर सकें उसमें। इस वजह से हमें अर्थ को उसी शेप में एक छोटे फॉर्म में बनाना पड़ता है और इसी को कहते हैं ग्लोब। तो ग्लोब इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मिनिएचर का मतलब होता है थोड़े छोटे स्वरूप में या छोटे फॉर्म में। ये वर्ड आया है मिनी से, मिनी यानी कि छोटा। इट मे बी ऑफ वेरियस साइजेस एंड टाइप्स। जो ग्लोब है वो तमाम साइजेस में अवेलेबल्स होते हैं, तमाम टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। इट कैन बी रोटेटेड एज अ पॉटर्स व्हील। जो हमारा ग्लोब होता है इसको रोटेट किया जा सकता है। हमारी जो अर्थ है वो रोटेट होती है, चारों तरफ गोल गोल घूमती है,
तो ग्लोब को भी रोटेट किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि एक पॉटर का व्हील होता है। जो कुम्हार का जो चक्का होता है, आपने देखा होगा कुम्हार चक्के को गोल गोल घुमाता है, उसी तरीके से हमारे ग्लोब को भी गोल गोल घुमाया जा सकता है। Countries, continents and oceans are shown in their correct sizes in the globe. अब क्योंकि हमारी अर्थ गोल है और हमारी अर्थ के जो सबसे आउटर वाला हिस्सा है, जो आउटर क्रस्ट है, उस आउटर क्रस्ट में कंट्रीज़ हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशंस हैं, समंदर हैं। तो हमारी अर्थ के सबसे बाहर वाले क्रस्ट में ये तमाम कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं। तो हमारी अर्थ को जब एक छोटे फॉर्म में दिखाया जाएगा किसी गोल चीज़ में ही, तो बिल्कुल सही साइज़ में, सही रेशियो में उन सारी तमाम चीज़ों को दिखाया जा सकता है। इस वजह से कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइजेस। वो बिल्कुल सही साइज़ में दिखाए जा सकते हैं अगर वो ग्लोब में दिखाए जाएं तो। अब इससे एक सवाल उठता है कि जैसे हम वर्ल्ड मैप देखते हैं एक फ्लैट सरफेस में, क्या उसमें सही साइज़ में नहीं दिखाया जाता है? तो मैं इसका आपको रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। हमारी अर्थ क्योंकि एक गोल है, तो हम उसका सिर्फ एक ही साइड देख पाएंगे, दूसरा साइड नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब हमें हमारी अर्थ को स्टडी करना है, हमें देखना है कहाँ से हवाएं चलती हैं, कहाँ से क्या होता है, एरोप्लेन रूट्स का पता लगाना है। हर चीज़ के लिए, तमाम तरह की स्टडी के लिए हमें पूरी अर्थ को एक साथ देखना ज़रूरी है। लेकिन एक गोल अर्थ में ये करना बहुत मुश्किल है। तो किया क्या जाता है, हमारी अर्थ को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है और उन हिस्सों को प्रोजेक्ट किया जाता है एक फ्लैट सरफेस में। और क्योंकि लोकेशन जो होती हैं जगहों की, उसको चेंज नहीं करना चाहेंगे, इस वजह से उसका प्रोजेक्शन लिया जाता है। तो इसमें होता क्या है, उस पूरे प्रोसेस में जो कंट्रीज़ इक्वेटर के आसपास हैं वो कंट्रीज़ थोड़ा छोटी हो जाती हैं साइज़ में, और जो कंट्रीज़ इक्वेटर से थोड़ा दूर हैं वो कंट्रीज़ थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं साइज़ में। और ये एक रीज़न है कि जैसे आप वर्ल्ड मैप देखिए, फ्लैट सरफेस में जो दिखाया जाता है वर्ल्ड मैप, उसमें अफ्रीका जितना बड़ा दिखाई देता है और जितना बड़ा अमेरिका दिखाई देता है, आपको सेम लगता होगा कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो भी उतना ही बड़ा है, करीब करीब जितना बड़ा अफ्रीका है। लेकिन दरअसल में अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका से कहीं ज़्यादा बड़ा है। फ्लैट मैप में आपको जितना बड़ा ग्रीनलैंड दिखाई देता है वो उतना बड़ा नहीं है, वो दरअसल में उससे थोड़ा छोटा है। तो ये सब तमाम एनोमलीज आते हैं जब हम एक गोल अर्थ को एक फ्लैट सरफेस में दिखाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से। तो जो ग्लोब होता है, अब क्योंकि ग्लोब तो गोल है, इस वजह से उसमें सारी तमाम चीज़ें करेक्ट साइजेस में दिखाई जा सकती हैं। अ नीडल इज फिक्स्ड टू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। जो ग्लोब होता है उसमें एक नीडल होती है जो कि टिल्टेड मैनर में लगी होती है। टिल्टेड मैनर यानी कि थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे। अब जैसे मैं आपको एक ग्लोब दिखाता हूँ, ये जैसे एक ग्लोब है, इस ग्लोब में ये जो एक्सिस है, ये जो ग्लोब है थोड़ा सा टेढ़ा है, आप देख रहे हैं, और ये उसकी एक्सिस है और ग्लोब को गोल गोल घुमाया जा सकता है। और हमारी जो अर्थ है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अगर आप उसे ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते नज़र आएगी। अब इसे कन्वेंशन के फॉर्म में कहा जाता है कि हमारी अर्थ घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर आपको इसका अभी अंदाज़ा थोड़ा सा कम हो रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट का क्या मतलब है, तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको इस बारे में और समझ में आएगा। दिस एक्सिस कनेक्ट्स द टू पोल्स। अब ग्लोब में ये जो एक्सिस लगी होती है, ये ग्लोब के दो पोल्स को जोड़ती है, नॉर्थ पोल जो कि ऊपर है और साउथ पोल जो कि नीचे है। The real Earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. अब क्योंकि ग्लोब को घुमाने के लिए एक नीडल की ज़रूरत होती है, एक सुई के चारों तरफ को ग्लोब रोटेट कर पाएगा। लेकिन जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ को रोटेट करने के लिए किसी सुई की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी अर्थ खुद ही अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, और ये जो एक्सिस होती है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है।
दरअसल में कोई ऐसी लाइन नहीं होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दरअसल कोई ऐसी लाइन नहीं होती जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है। इस लाइन को, ये काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि हमने इमेजिन कर रखी है, जिससे कि हम इस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते हैं इस चीज़ को कि अर्थ किस तरीके से अपनी एक्सिस में घूम रही है और किस तरीके से अर्थ की एक्सिस वॉबल करती है टाइम पे, और अर्थ की एक्सिस की तमाम सारी चीज़ें। खैर फ़िलहाल आपके कोर्स में मैं उतना बताता हूँ। अब अगला टॉपिक आता है नीड फॉर इमेजिनरी लाइन्स। अब जैसा कि हमने देखा कि हमारी अर्थ की हमने एक काल्पनिक लाइन इमेजिन करी है जिसको एक्सिस कहते हैं, इसी तरीके से हमने अर्थ में कई सारी इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं। इमेजिनरी लाइंस यानी कि काल्पनिक लाइंस, जो लाइंस दरअसल में हकीकत में हमारी अर्थ में नहीं बनी है, हमने बस अपनी कल्पना में बनाई हैं वो लाइंस, जिससे कि ज़्यादा बेहतर ढंग से काम किया जा सके, ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ों को एनालाइज किया जा सके। अब ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये कई तरह की हैं, जैसे कि इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। हमने तमाम तरह के लैटिट्यूड्स बनाए हैं, तमाम तरह के लॉन्गिट्यूड्स बनाए हैं। अब अगर पूछा जाए कि ये तमाम इमेजिनरी लाइंस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या एनालाइज करना था हमें, ऐसा क्या पता लगाना था, तो ख़ास तौर पे हमें किसी भी जगह का लोकेशन, कि वो जगह दरअसल में है कहाँ, और उस जगह में टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या होना चाहिए, वहाँ की डेट क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें बनानी पड़ती हैं इमेजिनरी लाइंस। अब आपको छोटा सा एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में कोई आना चाहता है, तो उसके लिए आप उस आदमी को अपने घर का एड्रेस दोगे। जब आप अपने घर का एड्रेस उस आदमी को दोगे तभी वो आपके घर में आ पाएगा। अब आपके घर के एड्रेस में आपके घर का नंबर होगा, पहले आपके घर के नंबर के बाद आपके कॉलोनी का नाम होगा, फिर आपके शहर का नाम होगा। जब ये तीनों पैरामीटर्स किसी आदमी को पता चलेंगे वो तभी आपके घर आ पाएगा। वो पहले आपके शहर में आएगा, फिर आपकी कॉलोनी में, तब आपके घर में। इन तीन पैरामीटर्स में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई या कोई भी पैरामीटर मिसिंग हुआ तो वो आदमी शायद आपके घर आ ना पाए, और अगर आ भी जाए तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ढूंढना पड़ेगा उसे हर जगह आपका घर। तो अगर ये तीनों पैरामीटर्स सही किसी को भी पता चल जाए तो वो आराम से बिना भटके हुए, बिना टाइम बर्बाद किए, बिना मेहनत बर्बाद किए वो सीधा आपके घर आ जाएगा। तो 2-3 पैरामीटर्स जो होते हैं वो बहुत आसान कर देते हैं चीज़ों को। तो ये तो रही बात आपके घर की। अगर अब इस दुनिया के लेवल पे बात करी जाए, ठीक है, जो पूरी दुनिया आपको दिख रही है, तो यहाँ पे भी चलिए कुछ पैरामीटर्स बनाए जाएं जिससे कि जगहों को, अलग अलग जगहों को आराम से ढूंढा जा सके, वहाँ का टाइम पता किया जा सके। इस वजह से ये इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती हैं। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले जो इमेजिनरी लाइंस बनाई गई कौन सी थी। इक्वेटर। Equator is an imaginary line which divides the earth into 2 equal parts, northern and southern hemisphere। अब जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ एक गोल के फॉर्म में है, एक स्फीयर के फॉर्म में। तो हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर, अब इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर वर्ड आया है इक्वेट से। इक्वेट का मतलब होता है बराबर करना, ठीक है। तो अब हमारी जैसे अर्थ है, तो इस अर्थ के मिडिल में बनाया गया इक्वेटर लाइन। इससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी अर्थ में अब 2 हिस्से हो गए हैं। एक हिस्सा हो गया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक हिस्सा हो गया है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कम से कम एक इमेजिनरी लाइन बनने से थोड़ा काम आसान हो गया। अब दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसमें नॉर्थ पोल आता है और साउदर्न हेमिस्फीयर जिसमें कि साउथ पोल आता है। अब हेमिस्फीयर, स्फीयर यानी कि गोल, हेमिस्फीयर यानी कि आधा गोल, हेमी यानी कि आधा। तो ये जो आधा हिस्सा है
इसे कहा जाएगा एक हेमिस्फेयर, और ये जो ऊपर वाला आधा हिस्सा है इसे कहा जाएगा दूसरा हेमिस्फेयर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ में कोई जगह कहाँ है उसको लोकेट करने के लिए ये बहुत खास लाइन है, इक्वेटर लाइन। अब अगला टॉपिक है लैटिट्यूड्स। तो देखते हैं लैटिट्यूड्स क्या होता है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड आर मेजर्ड इन डिग्रीज। अब हमने अपनी अर्थ के दो हिस्से बना दिए, ठीक है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक साउदर्न हेमिस्फेयर। अब किसी जगह को अगर हमें लोकेट करना है तो चलिए थोड़ा आसानी तो हो गई कि आप बता सको कि कोई जगह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या साउदर्न हेमिस्फेयर में है। अब अगर ये पता लगाना है कि कोई जगह अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो कितने नॉर्थ में है, और अगर साउदर्न हेमिस्फेयर में है तो कितने साउथ में है, ये पता लगाना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो अब इसके लिए तरीका ये होता है कि मान लीजिए किसी भी जगह के बारे में हमें पता लगाना है कि ये जगह कहाँ है, तो अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी एक एंगल बनाया जाता है कि ये जगह कितने एंगल पे लाई कर रही है, ठीक है। और ये जगह मान लीजिए 30 डिग्री एंगल पे है। अगर इस जगह के बारे में पता करना है तो इस जगह का एंगल देखना पड़ेगा। इस जगह का एंगल मान लीजिए निकल के आता है 70 डिग्री। तो इस तरीके से कहीं पे भी कोई भी पॉइंट होगा तो हम उस पॉइंट का एंगल बना के निकाल सकते हैं कि ये जो जगह है ये कितने डिग्री एंगल पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में या फिर साउदर्न हेमिस्फेयर में। अब जब भी हम कोई पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 45 डिग्री पे कोई जगह है, यहाँ पे इस जगह का हमें लोकेशन पता लगाना है, तो हमने देखा कि ये 45 डिग्री पे है और 45 डिग्री किधर है, साउथ की तरफ है। ध्यान रखना है कि जब भी कोई डिग्री होगा तो हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो अब 45 डिग्री है तो 45 डिग्री किधर, नॉर्थ या साउथ, ऊपर या नीचे। तो मान लीजिए हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो ये जगह जो 45 डिग्री हम बोलेंगे तो सिर्फ ये जगह नहीं आएगी। अब ये क्योंकि हमारी अर्थ एक स्फेयर है तो यहाँ पे ये जो जगह होगी ये भी 45 डिग्री पे आ रही होगी, ये जगह भी 45 पे आ रही होगी, ये जगह भी 45 पे आ रही होगी। ये भी जगह देखा जाए तो ये 45 डिग्री एंगल पे ही तो है। तो इस वजह से जब भी कोई जगह पता करी जाती है कि कितने डिग्री एंगल पे है तो दरअसल वो जगह नहीं मिलती है, हमें एक पूरा सर्किल मिलता है। समझ रहे हैं? ये पूरा एक सर्किल है अर्थ के चारों तरफ, पूरा एक सर्किल। वहाँ की तमाम जितनी भी जगहें हैं सब की सब 45 डिग्री पे हैं। यहाँ की जितनी तमाम जगहें हैं, समझ रहे हैं, ये हम दरअसल देखा जाए तो हम अर्थ के स्लाइसेस काट रहे हैं हॉरिजॉन्टली। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जो हमारा इक्वेटर है जो हमारे अर्थ के बिल्कुल सेंटर से गया है, अब ये कितने डिग्री पे है, हमारे अर्थ के सेंटर से गया है तो दरअसल ये 0 डिग्री पे है। हमें मूव करना ही नहीं पड़ा, ना ऊपर ना नीचे, हम जहाँ थे हम वहीं पे हैं, क्योंकि बात इक्वेटर की हो रही है और ऑलरेडी हम सेंटर पे हैं। तो इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को दर्शाता है। अब 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। अब अर्थ के सेंटर से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएं अगर, तो हमें मिलेगा अर्थ का नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। अब अर्थ के सेंटर से हम साउथ की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएं तो यहां मिलेगा हमें साउथ पोल। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब हमने हमारी अर्थ में स्लाइसेस बनाए हैं, पतले पतले हमने सर्कल्स काटे हैं हमारी अर्थ से।
ये सब इमेजिनरी है, ठीक है। तो अब जितने भी पैरेलल्स हैं, जितने भी सर्किल्स ये बन रहे हैं, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ ही जो सर्किल बन रहे हैं अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है, तो जितने भी पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर हैं उन्हें कहा जाता है नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और दे रन हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ एंड इक्वेटर। अब ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये हॉरिजॉन्टली चलते हैं। हॉरिजॉन्टली, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? जब लैटिट्यूड को आप याद करिए कि कोई आदमी लेटा हुआ है, जब आदमी लेटा होता है तो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ में किस डायरेक्शन में आते हैं, किस पोजीशन में आते हैं? हॉरिजॉन्टल। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय डिग्री नॉर्थ और डिग्री साउथ। अब किसी भी लैटिट्यूड के बारे में जब बताया जाता है, मान लीजिए जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि मान लीजिए यहाँ पे कोई जगह है और किसी एरोप्लेन के पायलट को बताना है कि ये जगह कहाँ पे है, तो हम पहले उस जगह का एंगल निकालेंगे। मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री पे है, तो हम अगर उसे बता देंगे कि 60 डिग्री एंगल पे है, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि चलिए मान लीजिए 60 तो है, लेकिन 60 किधर, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ? क्योंकि जब हम उसे 60 बोलेंगे तो हम पहले उसे एक सर्किल बता रहे हैं कि हाँ ये एक सर्किल है अर्थ के चारों तरफ, इसी सर्किल में कहीं ना कहीं वो जगह है। लेकिन वो 60 नीचे भी हो सकता है और वो 60 ऊपर भी हो सकता है। तो इस वजह से जब भी कभी लैटिट्यूड बताया जाता है तो ये ज़रूर बताया जाता है कि वो नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil are located on parallels of about 20 degree latitude. अब दो जगहें हैं हमारे पास। पहली है चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में है और दूसरी है बेलो हॉरिजॉन्टे जो कि ब्राज़ील में है। ये दोनों ही जगहें 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। अब 20 डिग्री लैटिट्यूड हमें नॉर्थ या साउथ नहीं बताया गया है, ठीक। तो 20 डिग्री लैटिट्यूड में हम नॉर्थ की तरफ भी ले सकते हैं। 20 डिग्री अगर हम नॉर्थ की तरफ लें तो हमें एक पूरा सर्किल मिलेगा अर्थ के चारों तरफ, जहाँ पे ये कोई भी जगह हो सकती है। और दूसरा 20 डिग्री साउथ की तरफ, यहाँ पे भी हमें एक पूरा सर्किल मिलेगा अर्थ के चारों तरफ, और यहाँ पे भी कोई भी जगह हो सकती है। अब but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of the equator. अब इन दोनों में से दो जगहों की बात करी गई, चंद्रपुर और बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील। फॉर्मर यानी कि जो पहले जिसके जिक्र किया गया है, पहले जिक्र किसका किया गया है? चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ है? फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। चंद्रपुर जो है वो यहाँ पे है 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो ये जो सर्किल बनेगा, चंद्रपुर इस सर्किल में है, और जो ब्राज़ील की जो जगह है द लैटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के साउथ में ये जो सर्किल बन रहा है, इस सर्किल में कहीं आपको मिलेगा ब्राज़ील का ये शहर बेलो हॉरिजॉन्टे। तो इस वजह से जब भी लैटिट्यूड्स की बात हो तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है या साउथ डायरेक्शन में। और जब आपको ये क्लियर होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आपको पूरा एक सर्किल मिलेगा अर्थ के चारों तरफ। वो जगह उस पूरे सर्किल में कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन इतना साफ है कि पूरे अर्थ में आपको चक्कर नहीं मारना है, उसी सर्किल में कहीं है। तो ये तो रही बात पहले पैरामीटर की, जो कि है लैटिट्यूड्स। As we move away from the equator, the sizes of the parallels of latitude decreases. जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं पोल्स की तरफ, भले ही नॉर्थ पोल या साउथ पोल, लेकिन हम जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं ये डिक्रीज होते हैं, मतलब छोटे होते चले जाते हैं। आप खुद देखिए, ये सर्किल है एक, जो सबसे बड़ा जो है, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड।
जो बीच से जो लाइन जाती है सर्किल के, जो कि उसके सेंटर से होकर गुजरती है, ये उस सर्किल की सबसे लंबी लाइन होती है। और जैसे जैसे हम उसके ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये लाइन छोटी होती जाती है, और जब हम टॉप पे पहुंचते हैं तो लाइन बस ज़रा सी रह जाती है और लास्ट में बस एक पॉइंट बचता है, जिस पॉइंट को हम नॉर्थ पोल कहते हैं। और अगर देखा जाए कि सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा है, तो ये लैटिट्यूड जो कि सेंटर से होके गुजरता है, ये लैटिट्यूड सबसे लंबा लैटिट्यूड है। अब जो लैटिट्यूड सेंटर से होके गुजरता है उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। और जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनका साइज छोटा होता जाता है, तो द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस एज वी गो टुवर्ड्स द पोल्स, या फिर कह लीजिए एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से दूर जाने पे लैटिट्यूड्स घटते हैं। अब चलिए बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की। अब हमारे अर्थ में इतने तमाम तरह के लैटिट्यूड्स हैं, इनमें से कुछ खास लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हमें खास तौर पे पता होना चाहिए। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, अब लैटिट्यूड्स की बात हो रही है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ध्यान रखने वाली बात है। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। तो ये जो खास लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इनके अलावा 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पड़ता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे अर्थ में नॉर्थ में कितना 23.5 एक एंगल बनाया जाए जो कि करीब करीब 23.5 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आपको एक सर्किल मिलेगा पूरे अर्थ के चारों तरफ जो घूम रहा होगा, इसे कहा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब दूसरा लैटिट्यूड जो है, हाँ एक और ख़ास चीज़, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडिया से होके गुजरता है। इन तमाम लैटिट्यूड्स में सिर्फ एक लैटिट्यूड इंडिया से होके गुजरता है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कर्क रेखा भी कहते हैं। ये गुजरता है हमारे इंडिया में गुजरात से होते हुए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए फिर बंगाल, फिर मेघालय, त्रिपुरा, ये 8 स्टेट्स, इंडिया के 8 स्टेट्स से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसके अलावा जो लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको कहते हैं हिंदी में मकर रेखा। ये ज़ोडिएक्स हैं, कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न, ये ज़ोडिएक्स हैं। और ज़ोडिएक्स क्या होते हैं? चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? ये कॉन्स्टेलेशंस हैं जो साल के अलग अलग हिस्सों में हमें आसमान में दिखाई देते हैं। अगर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाए तो इस पे एक पूरा सब्जेक्ट है। तो खैर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये लाई करता है 23.5 डिग्री साउथ पे। अब 23.5 डिग्री का एंगल बनाना है साउथ की तरफ, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 23.5 डिग्री का साउथ की तरफ। यहाँ हमें एक सर्किल मिलेगा जिसको कहा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसके अलावा तीसरा लैटिट्यूड है आर्कटिक सर्किल, जो कि लाई करता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे हमें मिलेगा आर्कटिक सर्किल। एंड चौथा जो लैटिट्यूड है वो है अंटार्कटिक सर्किल, जो कि लाई करता है 66.5 डिग्री साउथ पे। यहाँ पे इन दोनों के नाम में आप कंफ्यूज मत करिएगा। आर्कटिक सर्किल हमारी अर्थ में सबसे ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल। आर्कटिक सर्किल नॉर्थ साइड में है। और अगर आपने, हमारे अर्थ में 7 समंदर हैं, 7 ओशंस, तो आर्कटिक ओशन अगर आपको याद हो वो नॉर्थ पोल के पास है, तो उससे आप याद रख सकते हैं आर्कटिक सर्किल। और हमारे अर्थ में जो साउथ पोल है, साउथ पोल में क्या है? अंटार्कटिका, जो हमारा वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है। तो अंटार्कटिका से आप याद रख सकते हैं अंटार्कटिक सर्किल, जो कि ये साउथ पोल के पास में है। इस तरीके से आपको याद हो सकते हैं ये तमाम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब अगला टॉपिक आता है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ।
आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देश में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और हमारे देश में तो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा कम गर्मी पड़ती है। अगर आप अफ्रीका में चले जाएं, वहाँ हमारे देश से भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ गर्मी बहुत कम पड़ती है और सर्दी ज़्यादा होती है। और अगर आप आर्कटिक सर्किल को देखें, आर्कटिक सर्किल हमारी अर्थ गोल है, सबसे ऊपर नॉर्थ पोल के पास में है आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे। और इसी तरीके से जो साउथ पोल के पास अंटार्कटिक सर्किल है या अंटार्कटिक वाला एरिया है, वहाँ भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है? हमारी अर्थ को सूरज से गर्मी मिलती है, सूरज सबके लिए सेम है, सारी जगहों में सूरज उगता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी जगह में बहुत ज़्यादा सर्दी है, किसी जगह में थोड़ी कम सर्दी है, किसी जगह में गर्मी है और किसी जगह में बहुत ज़्यादा गर्मी है? इसके रीज़न क्या हैं? तो मैं आपको बेसिकली सबसे पहले दो फंडामेंटल चीज़ें समझाता हूँ। ये दोनों फंडामेंटल चीज़ें बहुत हद तक इफ़ेक्ट करती हैं कि किस जगह में कितनी गर्मी होगी। तो जो सबसे पहली फंडामेंटल चीज़ है वो ये है कि जब आप किसी हीट सोर्स के पास में बैठोगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी और आप उसी हीट सोर्स से वहीं के पास में ही बैठे रहो, लेकिन बस ज़रा सा पीछे हो जाओ। आप थोड़ा सा पीछे हो जाओगे तो आपको फील होगा कि गर्मी अचानक से काफ़ी कम हो गई है। आप कहीं पे आग जला के ये चीज़ खुद महसूस कर सकते हो। आप कहीं पे आग जलाओ और बिल्कुल करीब बैठ जाओ उसके, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। और आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, गर्मी अचानक से काफ़ी कम हो जाएगी। आप और पीछे हो जाओ तो गर्मी बहुत कम हो जाएगी। आप वही हो, वो आग वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है तो गर्मी जो है वो बहुत कम हो जाती है। ये रही पहली बात। और दूसरी बात, जब हीट रेज आती हैं किसी भी चीज़ पे और हीट रेज सीधा किसी चीज़ पे टकराती हैं तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है और इस वजह से वो चीज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से गर्म होगी जब हीट बिल्कुल सीधा सीधा टकराएगी किसी चीज़ से। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई चीज़ थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे है और उसमें हीट टकराएगी तो हीट को थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे गिरेगी वो हीट, समझ रहे हैं? थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे गिरेगी वो हीट उस चीज़ पे, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो ज़्यादातर हीट रिफ्लेक्ट कर देगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि नेचर के लॉज हैं। अब क्योंकि नेचर में ऐसा होता है तो चलिए देखते हैं ये चीज़ हमारे अर्थ को कैसे इफ़ेक्ट करता है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक ग्लोब का। ये मेरे बचपन में मुझे मिला था, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में है, लेकिन फिर भी मैं इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो खैर फ़िलहाल आप ये देख लीजिए, ये ग्लोब है, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि ये इसकी एक्सिस से टिल्टेड है, जैसे कि हमारी अर्थ टिल्टेड है। तो खैर हम बात कर रहे थे हीट की। तो जैसे ये हमारी अर्थ है, अब इधर सूरज है, सूरज से रेज़ आ रही हैं हमारी अर्थ पे। अब रेज़ जब आ रही हैं तो कुछ रेज़ हमारी अर्थ पे सीधा टकराएंगी, ठीक है, आप देख रहे हैं सीधा टकराएंगी कुछ रेज़। तो जिस एरिया में ये रेज़ सीधे टकराएंगी उस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हीट रेज़ थोड़ा सा स्लांटेड एंगल पे गिरेंगी, समझ रहे हैं? सीधा आके टकराएंगी, सबसे ज़्यादा गर्मी होगी उन जगहों पे। और जिन जगहों पे रेज़ यूँ थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे गिरेंगी, ये वाले जो एरिया हैं थोड़े से टेढ़े एंगल पे, उन जगहों में ये जगहें हीट थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब करेंगी, आप समझ रहे हैं? और एक और चीज़, जब हीट आती है तो ये वाले जो एरिया हैं, ये वाले एरिया जिन पे सीधा हीट नहीं पड़ रही है, ये एरिया थोड़े दूर भी हो जाते हैं, ठीक है? अब इतने बड़े लेवल पे महसूस नहीं होता कि यार कितना दूर हो रहा है, लेकिन अच्छे खासे फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले हीट आई, यहाँ टकराएगी 90 डिग्री एंगल पे, इस जगह को सबसे ज़्यादा गर्म करेगी और बाकी जगहें
थोड़ा सा दूर पड़ जाती हैं और थोड़े से टेढ़े एंगल पे भी पड़ती हैं। इस वजह से बाकी जगहों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती जितनी कि इन जगहों में। और ये जो पोल्स हैं, ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, यहाँ पे एंगल बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है सूरज का और ये जगहें दूर बहुत पड़ जाती हैं। इस वजह से यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडक पड़ती है। तो ये बेसिक रीज़न है। अब चलिए बात करते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की। Between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, the midday sun is exactly overhead at least once a year. अब जैसे कि मैंने आपको इस ग्लोब में दिखाया था, आप खुद ये चीज़ एक ग्लोब लेके देख सकते हो, समझ सकते हो। जो एरिया जिसमें रेस सीधे पड़ रही थी 90 डिग्री पे, ये दरअसल वो एरिया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ये इस एरिया में जो मिड डे सन होता है ये एग्जैक्टली ऊपर होता है साल में कम से कम एक बार। इस एरिया में साल में एक बार कम से कम एटलीस्ट अ ईयर ऐसा होता है कि सूरज बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है, कि सूरज की रेज बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे नीचे आएंगी। ठीक है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर। साल में कम से कम एक बार ऐसा मौका ज़रूर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कि सूरज बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होगा, आपके जस्ट बिल्कुल सर के जस्ट ऊपर। तो 90 डिग्री पे रेज वहाँ गिरेंगी। अब 90 डिग्री पे रेज वहाँ गिरेंगी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करेगी ये पूरा एरिया। This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. अब इस जोन को कहा जाता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है, जहाँ पे पानी की भी कमी हो जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी हो। This area receives the maximum heat. सबसे ज़्यादा हीट इस एरिया में पड़ती है जो कि एरिया पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। Beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, the midday sun never shines overhead. अब ये जो एरिया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर है इस तरफ, इस एरिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सूरज बिल्कुल सर के ऊपर 90 डिग्री पे शाइन करे, ऐसा कभी नहीं होता। तो इस वजह से जो रेज फॉल करती हैं इस एरिया में, द रेज ऑलवेज फॉल स्लांटेड। स्लांटेड यानी कि टेढ़े एंगल पे, कि ये सरफेस यूं है और सूरज की रेज यूं आ रही हैं, तो बहुत टेढ़े एंगल पे गिरती हैं इन जगहों में। एज अ रिजल्ट द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल, ये रहा आर्कटिक सर्किल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच वाला ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में, और द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये अंटार्कटिक सर्किल, इसके बीच का ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मॉडरेट टेम्परेचर यानी कि ना ज़्यादा कम और ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। टेम्परेट, ये जो वर्ड है टेम्परेट का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, या फिर टेम्परेट का मतलब होता है एक्सट्रीम नहीं होना, ना इस एक्सट्रीम में ना उस एक्सट्रीम में। तो टेम्परेट जोन ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। एरिया दैट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो एरिया आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये वाला जो एरिया है, एंड द साउथ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में ये वाला जो एरिया है, इन दो एरियाज की बात हो रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ? नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल, और साउथ पोल में कहाँ? साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्किल। इन दोनों एरियाज
में क्या होता है, ये दोनों एरियाज बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, दे आर वेरी कोल्ड, और इस वजह से इन्हें फ्रिजिड जोन्स कहा जाता है। फ्रिजिड जोन्स यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडक होती है यहाँ पे, और जो भी चीज़ें होती हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं, जम जाती हैं। तो फ्रीज़ होने से ये वर्ड आता है फ्रिजिड। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसे। तो ये रही बात हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की। अब अगला टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स। देयर माइट बी मैनी प्लेसेस इन वन सिंगल लैटिट्यूड। In order to locate them, we need a different set of vertical imaginary lines called meridians of longitude. हमने देखा कि हमारी अर्थ में हमने अभी तक एक पैरामीटर बनाया है, और वो पैरामीटर क्या था कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं, यू हॉरिजॉन्टल लाइंस। लेकिन अब इन हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्या था, जब आप किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करोगे तो पूरे अर्थ के चारों तरफ एक सर्किल की बात हो रही है, और वो जगह उस पूरे सर्किल में कहीं पे भी हो सकती है। तो अब ये जो दूसरा पैरामीटर है जो ये डिसाइड करेगा कि उस सर्किल में कहाँ, ये है लॉन्गिट्यूड। और ये दरअसल क्या है, ये एक डिफरेंट सेट ऑफ वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस हैं। ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि वर्टिकल है। वर्टिकल यानी कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं सीधे। इस तरीके से बहुत सारी लाइंस बनाई गई हैं, इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। और अब आप ये पता लगा सकते हो कि किस सर्किल में है कोई जगह लैटिट्यूड से, और इस सर्किल में कहाँ है ये आप पता कर सकते हो लॉन्गिट्यूड से। They are semicircles which run from North Pole to South Pole. ये सेमी सर्कल्स होते हैं। लैटिट्यूड क्या थे, पूरे सर्किल थे, और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सेमी सर्कल्स हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में याद कैसे रखें कि लैटिट्यूड कौन से वाले हैं, लॉन्गिट्यूड कौन से वाले हैं, तो लैटिट्यूड के मैंने आपको क्या बताया था, लैटिट्यूड इस तरीके से याद करिए कि कोई आदमी लेटा है, लेटा मतलब हॉरिजॉन्टल, एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग यानी कि लंबा। आदमी लंबा होता है तो कैसा होता है, यूँ सीधा, जब सीधा खड़ा होता है। तो लॉन्गिट्यूड इस तरीके से आप याद रखिए कि वो सीधे खड़े हैं। और दे आर सेमी सर्कल्स, नॉर्थ पोल से शुरू होके वो साउथ पोल में ख़त्म हो जाते हैं, इस वजह से सेमी सर्कल्स हैं, सिर्फ आधा सर्किल। और ये रन कहाँ करते हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब ये जितने लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सब इक्वल लेंथ के हैं। जो लैटिट्यूड्स थे हमने देखा था, इक्वेटर जो सेंटर से होके जाता है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, और जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं लैटिट्यूड छोटे होते चले जाते हैं और पोल्स में बिल्कुल बस एक पॉइंट रह जाता है। जबकि लॉन्गिट्यूड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, क्योंकि पूरी अर्थ में ये सेमी सर्कल्स चलते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, तो ये सब के सब इक्वल लेंथ के होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस ग्रेजुअली टुवर्ड्स पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। अब अगर आप दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की बात करो तो आप देख रहे होंगे सारे लॉन्गिट्यूड्स एक ही जगह से निकलते हैं और एक ही जगह पे मिल जाते हैं, और इन दो लैटिट्यूड या दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले बढ़ता है, मैक्सिमम होता है इक्वेटर के आसपास, और फिर से घटता चला जाता है। ठीक है, और यहीं पे एक ही जगह से शुरू होते हैं और एक जगह पे ख़त्म होते हैं, टुवर्ड्स पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। द काउंट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बिगिन्स फ्रॉम द मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच where the British Royal Observatory is located। अब हमने ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें किसी जगह को लोकेट करना है तो हमने लैटिट्यूड्स तो पता कर लिए, लॉन्गिट्यूड्स अब हमें बनाने हैं लोकेट करने के लिए किसी जगह को। तो हमने लॉन्गिट्यूड्स जो बनाए इसमें हमें कोई ज़ीरो पॉइंट चाहिए था जहाँ से हम गिनना शुरू करें। लैटिट्यूड्स गिनने के लिए हमारे पास एक ज़ीरो पॉइंट था, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ से हमें एंगल निकालना है। लॉन्गिट्यूड्स में ज़ीरो पॉइंट किसको माना जाए, तो लॉन्गिट्यूड्स में ज़ीरो पॉइंट माना जाता है ग्रीनविच को। यूनाइटेड किंगडम में ये जगह है ग्रीनविच, जहाँ पे सिचुएटेड है क्या,
ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, तो उस जगह को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया। अगर मान लीजिए ये एक वर्ल्ड मैप है, तो ये जो जगह है इंग्लैंड में, ये करीब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इस जगह को माना गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब it divides the earth into 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere। अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक हिस्सा है जिस हिस्से में इंडिया आता है, उस हिस्से को कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जिस हिस्से में अमेरिका आता है उस हिस्से को कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से ये जो ग्रीनविच से गुजरने वाली जो जीएमटी लाइन है, ये 0 डिग्री की लाइन है लॉन्गिट्यूड्स की। अब ये 0 लाइन है, तो इससे बहुत आसानी हो गई अब किसी भी जगह को लोकेट करने में। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west। अब जैसा कि हमने लैटिट्यूड्स पढ़ते वक्त क्या देखा था, जब हम किसी भी लैटिट्यूड को डिग्री में बताते हैं 30 डिग्री, तो हमें बताना पड़ता है 30 डिग्री ऊपर की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ या फिर 30 डिग्री साउथ की तरफ या नीचे की तरफ। उसी तरीके से हमें ये जिस तरीके से बताना होता है ऊपर या नीचे, उसी तरीके से हमें लॉन्गिट्यूड्स में, अब क्योंकि पूरे वर्ल्ड मैप में जब लॉन्गिट्यूड्स दिखाए जा रहे हैं, तो हमें ये बताना पड़ता है कि जो 0 डिग्री लाइन है जीएमटी की, तो हम उसके ईस्ट में हैं या वेस्ट में हैं। क्योंकि अगर हम 30 डिग्री बोलें तो 30 डिग्री ईस्ट भी हो सकता है और 30 डिग्री वेस्ट भी हो सकता है। इस वजह से जब भी किसी लॉन्गिट्यूड का जिक्र होता है, तो उसके बाद या फिर लेटर ई लगाया जाता है, ई यानी कि ईस्ट, और या फिर W लगाया जाता है, W यानी कि वेस्ट। Now it is very easy to locate any point on the globe by using this grid of longitudes and latitudes। अब किसी भी जगह को लोकेट करना बहुत आसान है इस ग्रिड का यूज़ करके, जो कि बनती है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स से मिलके। ग्रिड यानी कि एक जाल। अब जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, आपको और बेहतर समझ में आएगा। सिंपल सा चीज़, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है साउथ अमेरिका। मैं सिंपल ऊपर ऊपर से बस बता रहा हूँ। इधर रहा अफ्रीका, ये रहा यूरोप, इधर एशिया, चाइना, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका। ऊपर ऊपर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ये एक वर्ल्ड मैप है। अब हमें धुबरी को लोकेट करना है। अब उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें, इक्वेटर बनाते हैं। इक्वेटर अफ्रीका के इधर से होता हुआ गुजरता है इंडिया के नीचे से। ये लाइन है इक्वेटर की लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है इंडिया से होते हुए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, हमें कहाँ पहुँचना है? धुबरी इन असम, जो कि 26 डिग्री नॉर्थ पे है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमें कहाँ जाना है? 26 डिग्री नॉर्थ। तो इससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा, तो मतलब करीब करीब इस लाइन में, ये जो मैं लाइन रेड मार्कर से बना रहा हूँ, इस लाइन में हमें जाना है। ये जो लाइन है धुबरी इसी लाइन में कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है ये 26 डिग्री नॉर्थ पे है। अब 90 डिग्री ईस्ट। अब दूसरी बात करते हैं जीएमटी लाइन की। जो जीएमटी लाइन है वो है करीब करीब यहाँ पे। जीएमटी लाइन हमें कहाँ जाना है? 90 डिग्री ईस्ट। इस लाइन के इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो हमें 90 डिग्री ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड होगा हमें वो देखना है। और 90 डिग्री ईस्ट पे जो हमें लॉन्गिट्यूड पड़ेगा, पहले उसे मार्क कर लें। और ये दोनों जहाँ मीट करेंगे, 26 डिग्री लैटिट्यूड और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये जगह होगी धुबरी। इस तरीके से अब ये जो जाल बना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का,
इस तरीके से इस ग्रिड का यूज़ करके या फिर इस जाल का यूज़ करके हम किसी भी जगह को आराम से लोकेट कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, कि लॉन्गिट्यूड्स का टाइम से क्या रिलेशन होता है। द सन इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। द शैडो कॉज्ड बाय द सन इज शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। जो हमारा सन है वो हमेशा से हमारे लिए बहुत एक टाइम कीपर रहा है, कि उसे देख के हम टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। द शैडो कॉज्ड बाय द सन इज शॉर्टेस्ट एट द नून। दोपहर के टाइम पे जो परछाई सूरज की वजह से बनती है किसी भी चीज़ की, वो परछाई सबसे ज़्यादा छोटी होती है दोपहर के टाइम पे, और वो परछाई सबसे ज़्यादा लंबी होती है या फिर लॉन्गेस्ट होती है सनराइज़ के टाइम पे जब सूरज उग रहा होता है, या सनसेट के टाइम पे जब सूरज डूब रहा होता है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, that is noon, all the places along its meridian will have midday or noon. जो वर्ल्ड मैप में जो ग्रीनविच मीन लाइन जो लाइन है उसमें अगर दोपहर हो रही हो तो उस लॉन्गिट्यूड में जितनी भी जगहें होंगी वहाँ दोपहर ही हो रही होगी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनमें टाइम सेम रहता है। टाइम इज़ द सेम इन ऑल प्लेसेस विच फॉल इन सेम लॉन्गिट्यूड। एक ही लॉन्गिट्यूड में जितनी भी जगहें होंगी उनका टाइम सेम ही होगा। अगर किसी लॉन्गिट्यूड में किसी जगह में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो उस लॉन्गिट्यूड में जितनी भी जगह हैं वहाँ दोपहर के 2 ही बज रहे होंगे। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द कंट्रीज इन द ईस्ट गेट्स सनराइज अर्लियर दैन वेस्टर्न कंट्रीज। हमारी जो अर्थ है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। अब इसको अगर हम अपने कन्वेंशन में देखें कि किस तरीके से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो अगर एक वर्ल्ड मैप बनाया जाए तो उसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं तो हमारी अर्थ मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो मतलब जो हमारा ईस्टर्न पोर्शन है हमारी दुनिया का, इस ईस्टर्न पोर्शन में ये पहले फेस करती है सूरज को। अब क्योंकि ये पहले फेस करती है सूरज को, इस वजह से जो दुनिया का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे पहले सूरज उगेगा, पहले वहाँ सुबह होगी जो दुनिया का सबसे ईस्टर्न पार्ट है। इसी वजह से जापान एंड अरुणाचल प्रदेश आर कॉल्ड लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ये आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो सके और बेहतर ढंग से। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं क्योंकि जापान का जो सूरज उगता है माना जाता है कि सबसे पहले सूरज यहाँ उग रहा है किसी भी पर्टिकुलर दिन का। जापान में जब सुबह होती है तो बाकी जगहों में उस टाइम पे रात चल रही होती है। जापान में जब सूरज होती है फिर धीमे धीमे वक्त आगे बढ़ता है। अब जैसे इंडिया में जब सुबह होती है उस टाइम पे जापान में सूरज अच्छा खासा चढ़ चुका होता है। उसी दिन की सुबह मान लीजिए जब लंदन में होगी तब तक जापान में दोपहर से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका होगा। तो हमारी अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट में पहले सुबह होगी, पहले वक्त शुरू होगा, पहले दिन शुरू होगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के सबसे ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को भी कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इनफैक्ट इसके नाम का ही मतलब यही है, अरुण यानी कि सूरज, अरुणाचल यानी कि जहाँ से सूरज उग रहा है। Those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. अब अगर आप वर्ल्ड मैप देखें, ग्रीनविच के ईस्ट में जितनी भी जगहें हैं वहाँ पहले सूरज उगता है, वहाँ पहले दिन शुरू हो जाता है। तो इस वजह से वो तमाम जगहों का जो वक्त होगा वो ग्रीनविच टाइम से आगे होगा। समझ रहे हैं? अगर ग्रीनविच में सुबह हो रही है तो इसका मतलब इसके ईस्ट में जितनी भी जगहें हैं, मान लीजिए हमारा इंडिया है, इंडिया भी ईस्ट में आता है, तो ग्रीनविच में अगर सुबह हो रही है तो हमारी इंडिया में सुबह ऑलरेडी हो चुकी होगी उससे पहले ही। अब अगर बात करें कि अच्छा टाइम कितना आगे होता है, ठीक है, तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। हमारी अर्थ
एक पूरा चक्कर जो है रोटेट करती है, तो रोटेट करती है 360 डिग्री, और 360 डिग्री रोटेट करने में उसे लगते हैं 24 घंटे। ठीक है, इस लिहाज से एक घंटे में वो रोटेट करेगी 15 डिग्री, या फिर यूँ कह लीजिए 15 डिग्री रोटेट करेगी एक घंटे में, और 1 डिग्री रोटेट करेगी 4 मिनट में। ये स्टैट्स है। अब इन स्टैट्स का यूज़ करके अगर हम पता लगाने की कोशिश करें कि अच्छा, अगर ग्रीनविच में मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, वो क्रिकेट मैच ग्रीनविच में या इंग्लैंड में शुरू हो रहा है दोपहर के 2 बजे से, और पूछा जाए कि इंडिया में वो कितने बजे से देखा जा सकता है, इंडिया में उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा जब वहाँ 2 बज रहे होंगे। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? 0। ठीक है, 0 डिग्री पे है। अब इंडिया जो है, इंडिया का टाइम क्या है, मतलब लॉन्गिट्यूड, इंडिया करीब करीब 83 डिग्री ईस्ट पे है। ठीक, तो अब ग्रीनविच में दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इंडिया में दोपहर का 2 बहुत पहले बज चुका होगा। बहुत पहले दोपहर का 2 बज चुका होगा, इसका क्या मतलब कि जो टाइम इंडिया में होगा वो 2 बजे के बाद का ही होगा, 2 बजे से पहले का नहीं हो सकता है। अब कितना आगे है? इंडिया 83 डिग्री ईस्ट पे है, हमें 83 डिग्री ईस्ट आना है, तो कितना टाइम हम क्रॉस करेंगे? तो पहले 15 डिग्री के हम सेट्स बना लेते हैं। तो इसे 15 × 5 हम कहाँ पहुँचे? 75 तक। 75 प्लस 75 के आगे कितना? 8 डिग्री। अब 15 डिग्री 1 घंटा, तो मतलब करीब 5 घंटा तो हम आगे हो गए ग्रीनविच टाइम से यहाँ पे, प्लस 8 डिग्रीज। अब 1 डिग्री 4 मिनट का होता है, तो 8 डिग्री कितने के होंगे? 32 मिनट्स। समझ रहे हैं? अब इंडिया का जो टाइम होगा वो ग्रीनविच के टाइम से 5 घंटे 32 मिनट आगे होगा। आगे होगा क्या मतलब? वहाँ पे अगर सुबह हो रही है तो यहाँ सुबह हो चुकी है, और सुबह हो चुकी है इसका मतलब वहाँ अगर सुबह का 7 बज रहा है तो उस 7 में ऐड कर दीजिए 5.5 घंटे। वहाँ 7 बज रहा है तो यहाँ 12:30 बज रहा होगा दोपहर का। अगर वहाँ दोपहर का 2 बज रहा है तो इंडिया में दोपहर का 2 बहुत पहले ही बज चुका होगा। तो वहाँ दोपहर का 2 बज रहा है तो इंडिया में दोपहर का 2 तो बहुत पहले बज गया होगा, और कितना टाइम जा चुका होगा? 5.5 घंटे। मतलब इंडिया में क्या होगा? 7:30 बज रहे होंगे उस टाइम पे। तो आप समझ गए, ये जो पूरा कैलकुलेशन है लॉन्गिट्यूड्स का रिलेशन टाइम के साथ। अब अगला टॉपिक है, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? India is a vast country. Latitude 68 degree in Gujarat to 97 degree in Arunachal Pradesh. इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, और ये शुरू कहाँ से होता है? गुजरात में जो लैटिट्यूड है वो है 68 डिग्री। ठीक है, यहाँ मैंने गलत लिखा है, ये लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। गुजरात का लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री और अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री। समझ रहे हैं? 68 से 97 करीब करीब 30 डिग्रीज का स्पैन कवर करता है हमारा देश। There is a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local timings of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. अब हर जगह का अपना एक लोकल टाइम होता है, ठीक? वहाँ पे जहाँ सूरज की पोजीशन होगी उसके लिहाज से। तो इंडिया में अब क्योंकि 30 डिग्री लैटिट्यूड का फ़र्क है गुजरात और असम, तो यहाँ पे टाइम के लिहाज से कितना फ़र्क आता है? 1 घंटे 45 मिनट। मान लीजिए असम में सुबह का 8 बज रहा है, ठीक है? अब असम में सुबह जल्दी हो जाएगी, गुजरात में सुबह देर से होगी। तो अगर असम में सुबह का 8 बज रहा है तो गुजरात में उस टाइम क्या हो रहा होगा? करीब करीब 6:15 या 6:30 हो रहा होगा। इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है इंडिया में, एक देश के अंदर खुद। इस वजह से thus it is very difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes.
अब जब इतना टाइम डिफरेंस है तो अगर टाइम टेबल बनाया जाए ट्रेन्स का, ट्रेन्स बहुत कम टाइम में बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं, तो जब ट्रेन्स का टाइम टेबल बनाया जाएगा और हर जगह का टाइम अलग होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ट्रेन एक जगह से चलेगी दूसरी जगह पहुंचेगी तो जो टाइम महसूस करना चाहिए पैसेंजर्स को वो दूसरी जगह उतरेंगे और देखेंगे यहाँ टाइम बिल्कुल अलग हो रहा है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए आपको किसी काम के लिए जाना है, आपको कहा जाए कि आपको इतने बजे पहुंचना है, आप ट्रेन में बैठे और आप जाके देख रहे हैं वहाँ टाइम बिल्कुल अलग है, पहले हो गया या बाद में हो गया, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है इस चीज़ से। इस वजह से सब जगहों का टाइम एक होना चाहिए। एक होना चाहिए का मतलब ये नहीं कि सब जगह 5 ही बज रहा है, नहीं, लेकिन फिर भी सब जगह का टाइम एक सिस्टम से चलना चाहिए। तो इस वजह से अब क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टी होती थी ट्रेन्स का टाइम टेबल ये तैयार करने में, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। अब इंडिया इतना बड़ा देश है कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कवर कर रहा है, तो अब करीब करीब 1.25 घंटे का डिफरेंस आ रहा है दोनों एक्सट्रीमिटीज़ में। तो किया क्या जाए, एक टाइम फॉलो करना है पूरे देश को, जिससे कि पूरे देश में कोई गड़बड़ी ना हो, आराम से हर चीज़ स्मूथली हो सके। तो देश के बीचों बीच में से ये डिसाइड किया गया कि एक सेंट्रल मेरिडियन ढूंढा जाएगा और उसका टाइम माना जाएगा पूरे देश के लिए एज अ स्टैंडर्ड टाइम। पूरा देश उस टाइम को फॉलो करेगा जो कि उस सेंट्रल मेरिडियन से गुजरेगा।